अ, ये जो हमारा जो कोर्स है, इस हम्म। कोर्स में मान लीजिए जीरो नॉलेज मान के मैं शुरू करूंगा। आप में से हम्म। निश्चित वैदिक ज्योतिष का हो या किसी भी हो, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बहुत लोगों का है और हो सकता है कि किसी का मतलब नॉलेज जीरो है। तो मैं शुरू से शुरू करूंगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊंगा। कोशिश करूंगा जितना सिंपली चीज को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ उतना सिंपली रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, शुरू शुरू का 3 4 5 क्लास आप लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि मैं वही जानी पहचानी बात कहता जाऊंगा। लेकिन फिर भी देखिए, जो ज्योतिष है या जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में मतलब कोई तो, ये तो समुंदर है, आप सभी को पता है। और इसका कोई मतलब शुरू जो है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। और जितना भी हम सीखते जाएंगे उतना ही कम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड बताऊं। केपी एस्ट्रोलॉजी जो परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने एक रिसर्च चल रहा था और कृष्णमूर्ति जी ने उस रिसर्च का हिस्सा बना 1930s के आसपास। और नक्षत्र नाड़ी के ऊपर जो रिसर्च हो रहा था, उन रिसर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके साथ बहुत लोगों ने जुड़ के रिसर्च को आगे बढ़ाया। और उनका रिसर्च का जो कारण था ये है कि हमारा जो वैदिक परंपरा, जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष का जो गहराई और जितना फास्ट है, वैदिक ज्योतिष जितना फास्ट है, इतना ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर है। क्या हुआ भाई? उत्तम जी क्यों फोन कर रहे हैं? आप गूगल क्लास शुरू हो गए उत्तम जी, आप गूगल मीट में ज्वाइन करिए। क्यों नहीं होगा? आप गूगल मीट आपके मोबाइल में, आप लैपटॉप में गूगल मीट है ना इंस्टॉल, एप्स इंस्टॉल है ना? हाँ, तो गूगल मीट है ना उसमें। पहले प्ले स्टोर से गूगल मीट इंस्टॉल हुआ है ना, एप्स। तो फिर आप इस लिंक पे क्लिक करिए, हो जाएगा, का क्लास चालू हो गया। तो क्या है, इतना ऑब्जर्वेशन, हजारों ऋषियों ने हजारों तरह के ऑब्जर्वेशन किया और सभी ने अपना ऑब्जर्वेशन, जो पेपर, अपना ऑब्जर्वेशन जो था वो गुरु शिष्य परंपरा से हजारों आश्रम, हमारे देश का तो जितना भी नॉलेज वो ऋषियों के आश्रम में होता था, वो अलग अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन था। मेरा जितना ज्ञान है कि वो महर्षि गर्ग का पुत्र था पराशर। महर्षि पराशर, ही वॉज द सन ऑफ महर्षि गर्ग। गर्गी होगा। और महर्षि गर्ग उन दिनों भारत भूमि में जितना बड़ा बड़ा मतलब ऋषि महर्षियों थे, उनमें उनमें से एक था, पूज्य था। और उनका पुत्र पराशर, पराशर भगवान, तो ऐसा पिता का पुत्र, तो उसका भी सभी जगह में कदर था। और उस कदर के कारण महर्षि पराशर ने जितना स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था उस समय, मैं ये बात कह रहा हूं, हर एक ऋषियों का अलग अलग, बहुत जगह में जितना आश्रम था, सभी जगह का जो जो ऑब्जर्वेशन था, सबको फर्स्ट मिल्क किया, इकट्ठा किया, अलग अलग ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा किया। पहले महर्षि पराशर ने ही किया था, मिल्क किया था। ही वॉज द फर्स्ट जो गैदरिंग किया, जो आज की हमारे सामने बृहद पराशर होड़ा शस्त्र। इसका मतलब ये नहीं कि बृहद पराशर होड़ा शस्त्र में जो भी लिखा है वो महर्षि पराशर जी का खुद का ऑब्जर्वेशन, नो। उन्होंने मिल्क किया था फर्स्ट। और उस मिल्क करते हुए उन्होंने उस समय का वेरियस टाइप्स ऑफ दशा सिस्टम, कोई अष्टोत्तरी के ऊपर, कोई विंशोत्तरी के ऊपर, कोई षोड़शोत्तरी के ऊपर, बहुत तरह का दशा सिस्टम, अलग अलग
मतबात, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग जोगास। अब जोगास जो है, जो ऋषि ने जो देखा वो वही जोग को बोला कि मैंने हजारों पत्री में या 100 पत्री में ऐसा देखा। दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जो भी हो, आप भी अगर कुछ देखता जाओगे और आपको लगा कि जो मैंने देखा बहुत ही चार्ट्स में, बहुत जगह में देखा और मिलता है, तो आप भी अपना ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज मेटाफिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या है? सनातन, सनातनी परंपरा, सनातनी शिक्षा, सनातनी जो भी ज्ञान, ऑल आर मेटाफिजिक्स मेनली। क्वांटम फिजिक्स क्या है? जो पाश्चात्य में शुरू हुआ, लैब में जाके टेस्ट किया, नील के साथ लाल पीला मिलाया, फिर काला आया, बोला हाँ इसमें काला होता है, ये हमने आंखों से देखा। और मेटाफिजिक्स क्या है? बोला जंगल में पेड़ गिरा, नदिया में बाढ़ आया। एक बार आया, 2 बार आया। जंगल में जब भी पेड़ गिरता है नदी में बाढ़ आता है। 100 बार आया, 500 बार आया। और जो ऋषियों ने देख रहा था, बोला ऐसा होने से ऐसा होता है, तो दिस इज द रूल। वी डोंट नो, वो भगवान विश्वास की बात है, ऐसा होने से ऐसा होता है। और वो ऑब्जर्वेशन में बताते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है। नील नद का जो आप सभी को पता है कि भारतीय जो सभ्यता है, उसके बहुत बाद के मिस्र में जो सभ्यता, उस सभ्यता का जो प्राण भूमि था वो नील नद। और नील नद की पानी का जो लेयर, उसके ऊपर एक दो नहीं, हजारों साल से एक ऑब्जर्वेशन है। कौन सा दिन, कौन सा तिथि में नील नद का पानी का लेवल कौन सा है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है। और उस लेवल पे उस दिन पानी, उस समय में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और तो ऑब्जर्वेशन बन गया, उसके ऊपर एक लॉजी बन गया। तो हमारे देश में ऋषियों ने जो बनाया, जो देखा, उनके ऊपर कि ऐसा होने से ऐसा होता है। और इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही ज्योतिष आया है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही जो पाल्मिस्ट्री आया है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही न्यूमरोलॉजी आया है। जो भी देखा कि ऐसे होने से ऐसा होता है, बार बार देखा। और उस ऑब्जर्वेशन का जितना प्रकार की ऑब्जर्वेशन, सब बीएचपीएस, बृहद पराशर होड़ा शास्त्र, और भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन पेपर्स है। मैं इन सबको ऑब्जर्वेशन पेपर्स कहूंगा, इन सबको रिसर्च पेपर कहूंगा। दिस आर ऑल रिसर्च पेपर्स। अब कृष्णमूर्ति जी देखा कि ये तो भूलभुलैया बन गया भाई। वो टीम देखा कि भाई इतना गहराई पे जाएंगे, इतना टाइप्स में जाएंगे, तो कोई एक जीवन में सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते ही चला जाएगा, हम प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो उन्होंने, या उनकी जो टीम है, वैदिक ज्योतिष का कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम शुरू किया। इस सेंटेंस को याद रखिएगा। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल, पर्टिकुलर रूल के ऊपर काम किया। और जिस रूलों के ऊपर उन्होंने काम किया, उनको उन्होंने क्या किया? बोला दिस आर रूल्स। हम इन रूल्स के ऊपर, इन रूल्स के जरिए हम ऑब्जर्व करेंगे। अर्थात कृष्णमूर्ति ज्योतिष इज ए पार्ट ऑफ वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष का या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा प्रकार है। आज के दिन में आप सभी को पता है कि BNN, भृगु नंदी नाड़ी चल रहा है। कोई चंद्रकला नाड़ी, कोई विष्णु भाव नाड़ी। हमारा जैमिनी जी का जैमिनी सिस्टम है। ताजी का एक मत है। लाल किताब से एक प्रेडिक्शन, लाल किताब फॉर्मूला आ गया, लाल किताब ज्योतिष, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी बन गया। और वेस्टर्न वालों का अब तो पता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उन लोगों का जो तरीका है, उन्होंने
यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल के ऊपर काम करता है, राहु केतु को ऐड नहीं किया। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, वैदिक ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा वैदिक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना ज्यादा है सबको उन्होंने क्या किया, लिया नहीं। उन्होंने स्पेसिफिक कुछ नियम को लिया और स्पेसिफिक कुछ नियम को हमारे ऊपर छोड़ दिया प्रेडिक्शन करने के लिए। उसीलिए ये इजी है। अब भारत भूमि का प्राचीन काल का जो ज्योतिष था या है, भारत में, हमारे देश में, जो आज के दिन में हम लोग 12 होरोस्कोप बनाते हैं, वहां पे 12 राशि का प्रयोग करते हैं। बट होरोस्कोप में राशि का कॉन्सेप्ट आया कब, जब सिकंदर या अलेक्जेंडर इंडिया इन्वेड में आया था। वो अलेक्जेंडर एक टीम ऑफ सोल्जर्स लेके नहीं निकले थे, वो दुनिया को जीतने के लिए निकले थे और साथ ही साथ पूरा सिस्टम लेके निकल पड़ा था। उसका सोल्जर्स भी था, वहां पे कुक भी था, वहां पे डॉक्टर्स भी था, वहां पे एस्ट्रोलॉजर्स भी था। उनके सिस्टम वाला मैसिडोनिया का एस्ट्रोलॉजर्स था, और उनके पूरा सिस्टम के साथ उस समय इंडियन सिस्टम का बहुत समय तक जो संयोग हुआ, तो आदान प्रदान हुआ, और वहीं से 12 राशि का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ 12 राशि का कॉन्सेप्ट पहले भारत भूमि में ही था, बट इसके ऊपर प्रैक्टिस हुआ नहीं। शायद वो लोग प्रैक्टिस किया था क्योंकि भारत भूमि में उस समय तक नक्षत्र ज्योतिष का भंडार पूर्ण था। प्राचीन काल से नक्षत्र ज्योतिष, नक्षत्र के ऊपर ही प्रेडिक्शन होता था। अब सभी को पता है, महाभारत में जो नकुल या जो सहदेव था, ही वाज द मास्टर्स ऑफ नक्षत्र, मास्टर्स ऑफ स्टार्स। और प्राचीन काल में नक्षत्र के ऊपर ही प्रेडिक्शन होता था, राशि कॉन्सेप्ट का नहीं। बाद में राशि और नक्षत्र को तो क्लब किया गया, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। आप लोगों को, बहुत सी लोगों को पता भी है कि कैसे क्लब किया। बट द मेन फैक्टर क्या है कि जो 27 नक्षत्र या 27 स्टार्स जो है, इस 27 स्टार्स आज के दिन में है। हम कृष्णमूर्ति जी ने 27 स्टार्स वाला कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट किया। हालांकि 28 स्टार भी होता है, बहुत सारा स्कूल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 28 स्टार के ऊपर प्रेडिक्शन आज भी होता है। वहां पे अभिजीत नक्षत्र को ऐड किया गया, बट कृष्णमूर्ति जी ने 27 नक्षत्र का कॉन्सेप्ट को ही लिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो नॉलेज या जिस चीज को हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कृष्णमूर्ति जी ने क्या क्या ऐड किया, 27 नक्षत्र के ऊपर ही काम किया। कृष्णमूर्ति जी ने हमारे भारतीय जो सनातन ज्योतिष की परंपरा है, वहां पे जो 9 ग्रह चलता है, 9 प्लैनेट्स, 7 ग्रह, साथ ही साथ राहु केतु, लेकिन 9 ग्रहों का जो कॉन्सेप्ट है, इन 9 ग्रहों को ही एक्सेप्ट किया। केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केसर, चमड़ा, खुशबू, इसको कहते हैं केसर, चमड़ा, खुशबू। के फर केतु, सु पर शुक्र, र फर रवि, च फर चंद्र, म फर मंगल, रा फर राहु, गु फर गुरु, स फर शनि, बु फर बुध। केसूर, चमड़ा, खुशबू। अब इन 9 ग्रहों के ऊपर उनका प्रेडिक्शन शुरू हुआ। कृष्णमूर्ति जी ने 12 राशि, 27 नक्षत्र, 12 भाव, 9 ग्रह, जो ज्योतिष का टूल्स है, इन सभी टूल्स को एक्सेप्ट किया था। दिस ऑल आर आवर टूल्स। 27 जो नक्षत्र है, वो अश्विनी से लेके अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघा,
ऐसा करके जो रेवती तक है, एक्सक्लूडिंग अभिजीत। 27 नक्षत्र में अभिजीत नक्षत्र होता नहीं है। वो कृष्णमूर्ति जी ने 27 नक्षत्र को एक्सेप्ट किया था। और सबसे मजे का बात ये देखिए, राहु केतु और बाकी 7 ग्रह वाला कॉन्सेप्ट हमारा भारतीय प्राचीन कॉन्सेप्ट है। और प्राचीन भारत में 27 जो नक्षत्र है, इन 27 नक्षत्र को इन 9 ग्रहों में बांट दिया। हर एक नक्षत्र, हर एक ग्रह का 3-3 नक्षत्र है। आप सभी को पता है, आप पढ़ भी लीजिएगा। हर एक ग्रह का 3-3 नक्षत्र है, अर्थात हर एक ग्रह की अधीन 3-3 नक्षत्र है। हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा एक घर है, 2 घर है, किसी का 3 घर है, तो हम कह सकते हैं जो 27 नक्षत्र का हर मतलब हर जो 9 ग्रह है, हर एक ग्रह का 3-3 घर है, अर्थात 3-3 नक्षत्र। राहु केतु को भी 3-3 घर है, 3-3 नक्षत्र है। उधर देखिए 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट जो है, राशि में राहु केतु का कोई राशि नहीं है। चंद्र और सूरज को एक राशि दिया गया, बाकी सबको 2-2 राशि दिया। राहु केतु का कोई राशि नहीं है। और राहु केतु का कॉन्सेप्ट पश्चिम एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को वो मानता ही नहीं है। बट हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का भरपूर रोल है, बहुत रोल है, और प्राचीन काल से है। उसीलिए 27 नक्षत्र का मालिकाना हर एक ग्रह का 3-3 जो दिया गया, राहु का भी 3 ग्रह नक्षत्र है, केतु का भी 3 नक्षत्र है। ये जो 27 नक्षत्र का भी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ही पौराणिक गाथा है, स्टोरी है कि नक्षत्र का इतना प्रयोग प्राचीन काल से था। आज भी मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी में पंचांग जो बनता है, ऑल आर नक्षत्र बेस्ड। और प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने अपना टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स रखते थे। जो नक्षत्र एक्सपर्ट था, वो लोग क्या करते थे कि कौन सा समय में युद्ध करना है, कौन सा दिशा में जाके युद्ध करना है, तब तो हम जीतेंगे। कौन सा समय में फसल का जो है बीज रोपण करना है, दाना डालना है, वो प्रेडिक्शन करते थे। और वो सटीक था। और हर एक नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स के अनुसार कौन सा नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए, वो प्राचीन काल से है, आज भी है। और उस हिसाब से जो एक माइथोलॉजी है कि जब दुर्योधन और शकुनी मामा दे नो कि जो सहदेव है, ही वॉज द मास्टर्स ऑफ स्टार्स, वो नक्षत्र की भाषा बड़ा अच्छा जानते हैं। तो वो क्या किया, वो लोग सहदेव के पास आया कि बोला कि हम तो युद्ध करने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, तो हम लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं। हम आपका क्लाइंट है, तो हमें थोड़ा बताइए कि हम कब युद्ध चालू करेंगे तो जीतेंगे। अब सहदेव एज एन नक्षत्र एक्सपर्ट वो तो गलत नहीं कह पाएंगे। बोला आप लोग अभिजीत मुहूर्त में जाके युद्ध चालू करो। मैं स्टोरी को थोड़ा मतलब सीधा छोटा करके कह देता हूँ। आप इस अभिजीत मुहूर्त में युद्ध चालू करो तो आप लोग जीत जाओगे। अब सहदेव तो बोल दिया, अब वो फंस गया। अब भगवान कृष्ण बोला हरि भरोसा, प्रभु आप बताओ, मैं तो बोल दिया कि आप अभिजीत में युद्ध चालू करोगे तो आप जीतोगे। भगवान बोल रहा है, कृष्ण जी बोल रहा है कि हाँ, वो तो अभिजीत में युद्ध चालू करेगा तो वो जीतेगा, क्योंकि ये तो एकदम सटीक मतलब तथ्य है। तो क्या किया जाए? तो कहावत यह है कि प्रभु भगवान जी कृष्ण जी क्या किया, बोला तो हम क्या करते हैं, अभिजीत नक्षत्र को ही नक्षत्र मंडला का जो लेवल है वहां से दूर हटा देते, बहुत दूर, ताकि उसके प्रभाव धरती के ऊपर ना पड़े। और उसके प्रभाव हट जाएगा तो उनका प्रभाव हटने से
कौरवों का युद्ध जीतने का जो वो उस मुहूर्त में चालू भी करेगा तो उसका वो मुहूर्त नहीं रहेगा, वो मुहूर्त बदल जाएगा, दूसरे नक्षत्र का अधीन में चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा। वैसे ही जो 27 नक्षत्र है ऊपर आसमान में, उन नक्षत्र का जो डिस्टेंस है हमारे धरती से, जो अभिजीत है, उनका डिस्टेंस बाकी 27 से बहुत ज्यादा है। और इतना दूरी के कारण शायद ऋषियों ने अभिजीत को, कुछ ऋषियों ने अभिजीत को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, बोला वी विल नॉट कंसिडर अभिजीत नक्षत्र फॉर प्रेडिक्शन। बट कहीं कहीं पे अभिजीत का प्रेडिक्शन होता है। अर्थात इस माइथोलॉजी से यह है कि प्राचीन काल से नक्षत्र बेस्ड प्रैक्टिस होता था, प्राचीन काल से नक्षत्र के ऊपर काम होता था, और प्राचीन काल से नक्षत्र ज्योतिष का प्रयोग होता जा रहा था। कृष्णमूर्ति जी ने इन नक्षत्र ज्योतिष को ही अपनाया, जो हम आगे समझेंगे। दिस इज नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष का मॉडिफाइड फॉर्म। कृष्णमूर्ति जी ने और क्या किया? कृष्णमूर्ति जी ने इस पद्धति में भीमसूत्री दशा पद्धति, इसको एक्सेप्ट किया। इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करके जाऊंगा, भीमसूत्री दशा के बारे में। बट फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि भीमसूत्री दशा पद्धति ये है कि 120 साल की दशा होगा, अर्थात किसी इंसान की जीवन काल कलियुग में, हम में से जो भी है, हम लोग सभी का जीवन काल या आयु या एवरेज जो आयु है वो 120 साल है। 120 साल जी सकते हैं हम, और इस 120 साल को 9 ग्रहों में बांट दिया गया। क्या? इस ग्रह का इतना, इस ग्रह का इतना, इस ग्रह का इतना, इस ग्रह का इतना, टोटल 120 ईयर्स। कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पे 108 साल, अष्टोत्तरी पद्धति, बोला कि एक इंसान की जीवन काल 108 साल होगा एवरेज, और उस 108 साल को 9 ग्रहों में बांटा जाता। एक कहा गया कि षोडशोत्तरी पद्धति 116 ईयर्स। ऐसा बहुत सारा पद्धति है, बट कृष्णमूर्ति जी ने 120 ईयर्स वाला भीमसूत्री दशा पद्धति को अपनाया अपने सिस्टम में। वैदिक ज्योतिष का जो 12 राशि है इसको अपनाया। ग्रह की जो कारक तत्व है, राशि का जो कारक तत्व है, नक्षत्र का जो कारक तत्व है, भावों का जो कारक तत्व है, सब कुछ अपनाया। बोला ऑल आर गुड, वो वैदिक ज्योतिष का ही है। ग्रह की दृष्टि उन्होंने अपनाया, राशि दृष्टि। क्या किया उन्होंने? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारा जोगास उन्होंने बोला, इतना जोगास के उत्तर हम जाएंगे नहीं। बहुत सारा टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स, मेनी टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स, कृष्णमूर्ति जी ने मेनी टाइप्स ऑफ जो डिविजनल चार्ट्स है उसके तरफ गया नहीं। D1, D2, D9, D20, D30 वगैरह वगैरह, उसके तरफ उन्होंने गया नहीं। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि हम लोग भाव चलित चार्ट के ऊपर काम करेंगे, और भाव चलित चार्ट में कौन सा सिस्टम? प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम को अपनाया। ये मैं आपको इसके ऊपर एक क्लास पूरा डिस्कस होगा, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम के ऊपर। और कुछ रूल्स जो है उन्होंने अपने सिस्टम में अपनाया, जैसे कि हमारा द्विर्द्वादश रूल, अष्टमबाला रूल, बाधक रूल, ये सब चीज के ऊपर काम किया। और एक कॉम्पैक्ट रूल, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद ऐसे देखता जाओ, इसको ऐसे लगाओ, आप क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शन कर पाओगे। नो इफ्स एंड बट्स, ये रूल है, देखने का ये कला है। हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, एलजेब्रा की माफिक, इसको ऐसे हम अप्लाई करेंगे, हम ऐसे देखेंगे, बट पूरा वैदिक ढंग में। अर्थात वैदिक ज्योतिष में जो कुछ है उसमें से कुछ चीजों को लेके उन्होंने एक थ्योरी बनाया, जो हम कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। दिस इज द मोस्ट easiest way to learn, to understand a chart or to predict a chart. Most easiest way.
वैदिक का जितना भी अलग अलग स्ट्रीम है, केपी इज द मोस्ट इजिएस्ट। 12 राशि का जो सिग्निफिकेशन है, कारक तत्व, आप लोगों को जीवन भर पढ़ना होगा। 12 भाव का जो सिग्निफिकेशन है, सबको, मुझे भी जीवन भर पढ़ना है। 9 ग्रह का जो सिग्निफिकेशन है, हमें जीवन भर पढ़ना है, क्योंकि ये ग्रह क्या है। देखिए, हमारा सनातन पद्धति में, सनातन में जो ईश्वर हम विश्वास करते हैं, ईश्वर गॉड, हम सनातन में विश्वास करते हैं गॉड, भगवान। और क्या विश्वास करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान, शक्ति, पावर, एनर्जी, द फुल एनर्जी, द होल एनर्जी या टोटल एनर्जी, इसको हम गॉड कहते हैं। टोटल एनर्जी सभी हमारा, देखो हम लोग बात कर रहे हैं तो हम अपना एनर्जी तो थोड़ा एक्सपेंस कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग बैठे हो, तो सभी अपना एनर्जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बट टोटल जो एनर्जी है पूरा विश्व ब्रह्मांड में, इस टोटल एनर्जी को हम कहते हैं, तो टोटल एनर्जी इज ईश्वर। और इस टोटल जो एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी का 3 प्रकार है। एक क्रिएटिव एनर्जी, एक बैलेंसिंग एनर्जी एंड एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। क्योंकि एनर्जी शक्ति अविनश्वर, शक्ति का कभी अंत नहीं होता है, इसीलिए ईश्वर भी अविनश्वर, उसका कोई शुरू नहीं, उसका शेष नहीं है। बट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होता है, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में बदल जाता है। तो ईश्वर भी क्या है, उसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। एक सृष्टि, क्रिएटिंग एनर्जी, अब क्रिएशन अगर होगा तो उसका विनाश है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। और शुरुआत होगा, क्रिएशन होगा, विनाश होगा, इसके बीच एक समय है भाई। वो जो समय काल है, अर्थात क्रिएशन के बाद विनाश होने तक, उस समय काल में उस एनर्जी को फ्लो करना पड़ेगा। वो जो फ्लो करते समय उस एनर्जी को बैलेंस करते करते जाना पड़ेगा। वो क्रिएटिंग एनर्जी इज ब्रह्मा, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इज शिव जी, एंड द बैलेंसिंग एनर्जी बीच वाला ही इज विष्णु। हमारा जन्म हुआ है, हम मरेंगे, इसके बीच हम जीवन बिता रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीने के लिए हमें जीने की कला सीखने की दरकार होता है। और कला तो प्रकृति हमें सिखा देता है, हमें एक ढंग से जीवन को चलाना की दरकार होता है, जीवन बिताने की दरकार होता है। वो जो ढंग है वो क्या है, हमें अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ता है जीवन भर। Whether I am imbalance, I will destruct. मैं बिगड़ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, शुरू हुआ है, बिगड़ गया तो धीरे धीरे मौत की तरह, तो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए शुरू जो हुआ वो तुरंत ना बिगड़ जाए, तो उसको क्या है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और ये है जीवन। और ये शुरू हुआ है और तुरंत ना बिगड़ जाए, जल्दी जल्दी ना बिगड़ जाए, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़े। ये कला जो है, इस कला को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जीवन चलाने की कला, जीवन बिताने की कला, अपने आप को बैलेंस रखने की कला। एक्सेप्ट करना मतलब ग्रहण करना। ग्रहण क्या क्या ग्रहणा, क्या ग्रहणा, जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा ग्रह है। क्या, एनर्जी, द बैलेंसिंग एनर्जी, भगवान विष्णु बोला मुझे, मैं इस बैलेंसिंग एनर्जी को 9 डिवीजन में, 9 तरीका में बांट दिया। 9 ग्रह, 9 प्रकार की बैलेंसिंग एनर्जी का भाग, और एक एक भाग का नाम दिया एक एक ग्रह। और जो ग्रह है
जब हम चलते हुए अपने आप को बैलेंस रखने की प्रयास करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं वही हमारा ग्रह है, और जिस समय हम ग्रहण करते हैं वो उस ग्रह की दशा है। ऋषियों ने ऑब्जर्व किया कि किसके बाद कौन आता है, कैसे कैसे आता है, तो उन्होंने बोला इस ग्रह के बाद ये आता है, इस ग्रह के बाद वो आता है, इस ग्रह का ऐसा ऐसा क्या है, सिग्निफिकेशन है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेशन कैसा है, वो ग्रह की सिग्निफिकेशन कारकत्व ऋषियों ने बना दिया, देख के, हजारों साल देख के बोला इस ग्रह आने से ऐसा ऐसा होता है। दिस आर द सिग्निफिकेशन। दिस ग्रह हम जो ग्रहण करते हैं, और इसको देखने की जो कला है, इसको समझने की जो कला है, इसको परखने की जो कला है, वो है ज्योतिष। भाई सृष्टि में जो सत्य है वो है कि जिसका शुरुआत हुआ है उसका अंत होगा, जिसका सृष्टि हुआ है, those who creates, मतलब जो who created, जो 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 जिसका शुरू हुआ, जिसका जन्म हुआ, वो मरेगा। और सच ये है मृत्यु अवश्यंभावी, ये सबको पता है, पूरा जग संसार को पता है मृत्यु अवश्यंभावी। और इस मृत्यु अवश्यंभावी सब जानते हुए भी इग्नोर करने की सब प्रयास करते हैं। क्यों? सबको जीने की शौक है, और इस जीने की जो शौक है इंसान की, उस शौक को पालने के लिए इंसान कोशिश करता है जीने का, और उस शौक को पालने के लिए जो कोशिश है, उस कोशिश का नाम ही है ग्रह। जिस तरीका से इंसान जीने की प्रयास करता है, जो ग्रहण करके वो उसका ग्रह है। शक्ति अविनश्वर है, ईश्वर अविनश्वर है। कहते हैं कि हम सभी आत्मा है, परमात्मा से सृष्टि हुआ, हमारा काम है कि उस परमात्मा में जाके विलीन होना, अर्थात ये टोटल एनर्जी से हम एक थोड़ा सा एनर्जी निकाल आ गया, और हमारा इच्छा है हम इस एनर्जी को उस टोटल एनर्जी से मिला देंगे, आत्मा की परमात्मा से विलन। उसमें ईश्वर, धर्म, बहुत कुछ आ गया। और ये देखने की जो कला है कि क्या, कि जीवन जो है, ये जीवन बिताने की जो तरीका है, जीवन बिताने की तरीका हमें सीखना है। हम कैसे जीवन बिताते हैं, कैसे ग्रहण करके हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इसका नाम ही है ज्ञान। वो बचने का तरीका ही ज्ञान है। हम जीने के लिए, हम बचने की जो तरीका है, उस तरीका सीखने के लिए ही ज्ञान पालन करते हैं, ज्ञान का आहरण करते हैं। और वो जो ज्ञान है उसको कहता है वेद, पूरा ज्ञान को कहता है वेद। और उस ज्ञान को, उसको देखने की जो विद्या है, उसका नाम है ज्योतिष। इसीलिए शास्त्र में कहा गया ज्योतिषांग वेदानां चक्षु, ज्योतिषांग वेदानां चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। वेद क्या है? ज्ञान। ज्ञान का 6 लिम्स है, द 6 लिम्स ऑफ वेदास। वेद का 6 लिम्ब है, 6 लिम्स, 6 अंग। और उस अंग में, जैसे हमारा शरीर का अंग है, तो ज्ञान का भी 6 अंग है। और उसमें क्या है? ज्योतिष उसका आंख है। हम ज्योतिष से क्या देखने की प्रयास करते हैं? भाई इंसान की जीने की कला क्या है, कैसे जिएगा, बचेगा कैसे। भाई ज्योतिष के पास लोग कब आता है? डर के मारे। किसका डर? क्या चीज का डर? इंसान का डर क्या है? इंसान का डर है मैं विनाश ना हो जाऊं, ये ओनली डर है। और इस डर का बहुत सारा प्रकार भेद होता है, और इस डर के कारण ही लोग ज्योतिष के पास आता है कि तुम तो ज्ञान को देख पाते हो, तुम लोग ग्रह को देख पाते हो, मेरा जो विनाश के कारण मुझे दिखाई दे रहा है, तुमको भी दिखाई दे रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के कारण हमारे पास आते हैं, हम प्रॉब्लम को देखते हैं। कैसे? क्योंकि हमने विष्णु की जो 9 एनर्जी है उसको अलग अलग रूप से
जानने की प्रयास किया। 9 टाइप्स ऑफ एनर्जी, सन है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, वेनस है, राहु है, केतु है, सैटर्न है, मर्क्यूरी है। तो क्या है? एक एक टाइप ऑफ एनर्जी। हमें 9 ग्रहों की सिग्निफिकेशन पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है। भाई कैसे नहीं पढ़ेंगे? पूरा विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है, जो कुछ है, सभी को अगर हम 9 हिस्सा में बांटेंगे तो एक एक हिस्सा एक एक ग्रह के अधीन है। क्योंकि जो कुछ है विश्व ब्रह्मांड में सभी तो जीवन और मरण के बीच वाला चीज, अर्थात शुरू हुआ है, कभी ना कभी उसका ध्वंस हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो शुरू और अंत के बीच में है, बैलेंस स्टेट में है। और जितना भी जो कुछ है, सभी एक प्रकार की एनर्जी है, भगवान विष्णु का वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो कितना लाखों करोड़ों सिग्निफिकेशन हो सकता है एक ग्रह का। हम किताब में क्या लिखेंगे, किताब में क्या पढ़ेंगे, हम सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो ज्योतिष मैं सिखाने वाला कौन हूं? कौन सिखाएगा ज्योतिष? हजारों सालों से, 10,000 सालों से ऋषियों ने अलग अलग दिशाओं में बैठ के, एक एक ऋषि 100 200 500 साल जिंदा रहता था, वो इतना दिनों तक ऑब्जर्व किया, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा कुछ इकट्ठा किया, बोला दिस माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज। और हम उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं, कभी सोचते हैं, कभी उसको यूज करते हैं, कभी उसका भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कृष्णमूर्ति जी ने इसको सरल किया। इसका एक टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स है। हम लोग उस स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स में जाएंगे। मैं ज्योतिष आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, बट सीखना कैसे है वो सिखाने की थोड़ा प्रयास करूंगा। सिखाएगा प्रकृति, सिखाएगा समय। ऑब्जर्वेशन आपको करना है, धीरे धीरे करते करते आगे जाना है। जैसे कि आप सभी मैथ किए हो, और हर मैथ के जो एक्सरसाइज होता था, उस एक्सरसाइज के आगे कुछ एग्जाम्पल रहता था। मान लो एक बड़ा सा लेसन है, उस लेसन के शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल 3 4 5 सॉल्व दे दिया होता है कि ऐसे 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 सॉल्व है, तो मैं कुछ सॉल्व आप लोगों को दिखा सकता हूँ। बट वो जो लेसन है 100 200 500 जो अलग अलग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आपको करना है, वो प्रकृति सिखाएगा। यही होता है और यही होगा। 12 राशि का सिग्निफिकेशन, 12 भाव का सिग्निफिकेशन, 9 ग्रह का सिग्निफिकेशन आप लोग पढ़ते जाइएगा। मैं कुछ नोट्स आप लोगों को भेजा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा संभव हो, नहीं तो आप लोग अपना मोबाइल से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पीडीएफ है। एक ग्रह के ऊपर मैंने 3-4 लाइन आप लोगों को लिख दिया, एक भावों के ऊपर मैंने 2-3 लाइन लिख दिया। वो क्या कंप्लीट है? आप उसके ऊपर थोड़ा अंदाज लगा सकते हो। दिस आर द सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस, दिस आर द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। बट मैंने क्या कहा, एक ग्रह का लाखों करोड़ों प्रकार की सिग्निफिकेशन हो सकता है। वो धीरे धीरे आप जितना जान पाओगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप उतना अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स जो है वही हमें जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। बाकी रूल तो रूल है, रूल तो हर जगह में एप्लीकेबल होगा, बट जिसको हम अप्लाई करेंगे, जो सिग्निफिकेशन कारक तत्व है, वो हमें जीवन भर धीरे धीरे हमारा नॉलेज को गेन करना है। जितना हमारा इस बारे में नॉलेज बढ़ेगा, हम उतना अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने आए हो या फिर जो प्रैक्टिस करते हो, जीवन में तरह तरह प्रकार की घटना की प्रेडिक्शन हाथ में सामने आएगा, कितना प्रकार की केसेस आएगा जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है। उस समय पे जाकर आपको डील करना पड़ेगा। ज्योतिष का हर ग्रंथ पढ़िएगा,
हर ग्रंथ में एक ही प्रकार की बहुत सारा बात लिखा है। वो हर ग्रंथ में लिखा है सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर, हर ग्रंथ में मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मदर, बाकी बहुत सारा सिग्निफिकेशन लिखा होगा। लेकिन ग्रंथ में एक वर्ड, एक सेंटेंस हर ग्रंथ में लिखा होता है ज्योतिष में, दिस इज कॉल्ड स्थान काल और पात्र। स्थान काल और पात्र का भेद कहीं पे सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिखाना संभव नहीं है, वो प्रकृति सिखाएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट उसका कोई अंत नहीं है। तो नवग्रह जो चीज के ऊपर कृष्णमूर्ति जी ने प्रैक्टिस शुरू किया था, अब इसमें मैं आगे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कृष्णमूर्ति जी का जो शुरुआत प्रैक्टिस क्या था, वो नवांश के ऊपर प्रैक्टिस था फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उन्होंने सब डिविजन में गया, सब लॉर्ड थ्योरी लाया। हम ओरिजिनल कृष्णमूर्ति पद्धति जो कृष्णमूर्ति जी ने जहां तक प्रैक्टिस किया था, 3 स्टेप, स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड तक जाएंगे, और सब लॉर्ड तक ही भरपूर प्रेडिक्शन करने की प्रयास करेंगे। पूरा वैदिक ढंग में होगा। लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी का वैदिक से अलग कर लिया, अलग बता दिया। मैं आपको कहता हूं केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति जी ने कभी कहा नहीं कि मैं कुछ नया चीज इन्वेंट किया हूं। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष को समृद्ध करने के लिए वैदिक ज्योतिष के कुछ टूल्स को इकट्ठा किया, क्लब किया, इजी किया, सरलीकरण किया, हमारे सामने उसको दे दिया। दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी। जो ग्रह है हमारा, वो केतु है, शुक्र है, रवि है, चंद्र है, मंगल है, राहु है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, बुध है। इन ग्रह में ऊपर आसमान पे जो दिखाई देने वाला है वो 7 ग्रह है, और दोनों को हम पहचान नहीं पाएंगे, दोनों को हम पहचान नहीं सकते, हम देख नहीं पाते। उसका नाम है राहु एंड केतु। जो राहु केतु है वो, उसका जो चर्चा सिर्फ सनातन ज्योतिष में ही है, और राहु केतु का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि द मेन रीजन ऑफ झंझट इज राहु केतु। और कोई ज्योतिष के पास कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी क्लाइंट आता है, किस कारण? कि उसका जीवन में कुछ झंझट पैदा हुआ है, वो दिखाने के लिए। और सृष्टि में झंझट का शुरुआत हुआ था ही राहु केतु के कारण। राहु केतु was the main reason of all problems. जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के समय देवता और असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया। समुद्र से जो जो सामान, जो जो चीज, जो जो आइटम मिला, आधा आधा बांट लिया। असुरों ने जो जो मांगा सब लेके गया, क्योंकि देवताओं को पता था कि तुम जो भी लेके जाओ भाई, असली चीज तो हम लोग हड़के, वो तो हम लेंगे। तो जब अमृत आया तो देवता उसका ले लिया। असुरों में जितना भी असुर था, सबका दिमाग के ऊपर से निकल गया कि भाई क्या लिया क्या लिया। एक था वो हिरण्यकशिपु का जो बेटी था, आप सुने होंगे, भक्त प्रहलाद था हिरण्यकशिपु, तो उसका एक बेटी था, उसका नाम था सिंहिनी, और सिंहिनी का जो पुत्र था उसका नाम था राहु, जो सर्प दानव था। वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको समझ में आ गया, बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको समझ में आ गया
क्यों समझ में आ गया? क्योंकि वो इतना अटेंटिव था, उसका अटेंशन इतना सुंदर था। ये हर एक शब्द को समझ मतलब सुनिएगा, उसका अटेंशन इतना सुंदर था। वो जब देवताओं ने अमृत को अपने हिस्सा में ले लिया, वो पूरा निरीक्षण किया था उस अटेंटिवनेस के कारण कि देवताओं ने कुछ चीज जो है हमें भड़का के लेके गया, और वो देवताओं का पीछा किया और देवताओं का बेस पकड़ लिया, बेस धारण कर लिया। तो राक्षस जैसा देखने में था, बट वो उसको आता था, एक्टिंग आता था। भाई हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग तो देखे ही होंगे, कभी कभी आर्टिस्टों का असली चेहरा दिखाई देता है, हमें कैसा लगता है, फिल्म में कितना सुंदर लगता है। तो राहु क्या किया, अपना बेस बदल लिया, चेहरा बदल लिया, देवता बन गया, देवताओं के बीच जाके बैठ गया, और उस समय उस अमृत का बंटवारा कर रहा था वही जिसका नाम हमने कहा द बैलेंसिंग एनर्जी, ही इज विष्णु, मोहिनी रूप पकड़ के। विष्णु भी अपना भेष बदल लिया था, वो मोहिनी बन गया था और मोहिनी रूप पकड़ के सबको अमृत का बंटवारा किया। और राहु को पहचान नहीं पाए, कौन? विष्णु जी ने। और राहु को ना पहचान के उसको दे दिया, वो अमृत पी लिया। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे क्या चीज मिला? राहु ही वॉज अटेंटिव, और उस कारण क्या किया, उसने बेस बदल के छद्म बेस में एक्टिंग किए हुए बेस्ट एक्टर, विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि का बेस्ट एक्टर, जो विष्णु को भी चकमा दिया था, आके क्या किया, अमृत को ले लिया। अब विष्णु क्या किया, बोला ये अगर पूरा रहेगा, ये अगर पूरा रहेगा तो बड़ा झंझट है, इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सा में काट देंगे। किसको? उस एनर्जी को काट दिया। जब काट दिया तो एक पार्ट हो गया अटेंशन, अटैचमेंट, दूसरा पार्ट हो गया डिटैचमेंट। और तभी से सृष्टि में कभी संयुक्ति कभी विजुक्ति होता रहा, कभी मिल कभी छुट, कभी मिलना कभी छोड़ना। ये राहु केतु का काम है, ये राहु केतु का एनर्जी है, कभी अटैचमेंट कभी डिटैचमेंट। और इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इग्नोर किया जाता है, हमारा वैदिक में इसका भरपूर प्रयोग है। कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको अपनाया, बड़े आराम से अपनाया, और हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। और राहु केतु का पहचानने का स्पेसिफिक रूल दे दिया कृष्णमूर्ति जी ने। जितना भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स है, राहु की दशा मर गया, केतु की दशा मर गया, राहु है खराब। कृष्णमूर्ति जी ने राहु को पहचानने का और केतु का पहचानने का तरीका बताया, प्रैक्टिस किए हुए तरीका, कि हाउ टू अंडरस्टैंड राहु, वो भी हम समझेंगे। राहु केतु रूल अलग से होगा। सातों ग्रहों को देखने का तरीका, राहु को देखने का तरीका, हिडन हाउसेस देखने का तरीका, टाइमिंग ऑफ इवेंट। हमारा पहला काम होगा कि अगर इवेंट कहेंगे शादी होगा कि नहीं होगा, पहले हम ये देखना सीखेंगे। अब जब भी हमारे पास कोई आएगा पूछेगा कि शादी होगा, हम कहेंगे हाँ होगा। वो दूसरा प्रश्न करेगा तो कब होगा बताइए, वो भी हम करेंगे इस कोर्स में। वेदर इट विल बी हैपेंड, अगर हैपेंड तो कब हैपेंड। कृष्णमूर्ति जी ने एक डिवाइन टूल्स का इन्वेंट किया था, उस डिवाइन टूल्स का नाम है रूलिंग प्लैनेट। हालांकि ये रूलिंग प्लैनेट का भरपूर प्रयोग वैदिक ज्योतिष में बहुत सी जगह में है, बट कृष्णमूर्ति जी ने उसका भी फॉर्मूला निकाला कि हाउ टू अंडरस्टैंड रूलिंग प्लैनेट, द डिवाइन इंडिकेशन टूल्स, वो भी हम समझेंगे। हमारे इस कोर्स का ये कंटेंट है भाई। हम हर दिन में
4-4, 6-6, 3-3 क्लास करते हैं और मैं एक क्लास में 45 से 50 घंटा बकबक कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। हर रोज क्लास के शुरू में डाउट क्लियरिंग होगा, क्लास के अंत में डाउट क्लियरिंग होगा। हालांकि आज जो मैं बताया शायद इसमें आप लोगों का कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। हम लोग जब एक्चुअल चीज में जाएंगे, शुरू का 3-4 क्लासेस आप लोगों को थोड़ा स्टोरी के माफिक लगेगा। जिन लोगों का ज्योतिष आता है या फिर जो लोग आप ज्योतिष जानते हो, थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ा बोरिंग लग सकता है या फिर अच्छा भी लग सकता है, लेकिन मुझे बताना है। मैं एक दिन राशि के बारे में बताऊंगा, एक दिन भावों के बारे में बताऊंगा, एक दिन ग्रह के बारे में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे रूल के अनुसार प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम से लेके सब लॉर्ड थ्योरी धीरे धीरे आगे तक जाएंगे। धीरे धीरे देखिएगा आप लोगों का कोर्स बहुत मजेदार बन जाएगा और नया नया चीज आप लोगों का नॉलेज के भंडार में ऐड होता जाएगा। बताइए आप लोगों का क्या बात है, आप लोग थोड़ा बताइए। सर हाँ जी, वीडियो ऑन करने से तो बहुत अच्छा होता आज ना वीडियो एकदम मेरा नेटवर्क खराब है। मैं डर डर के आप लोगों को आज कराया कि ना अभी ना बंद हो जाए, क्योंकि मेरा इसके पहला वाला क्लास है। अच्छा, इसके पहले वाला क्लास में आलोक कुमार जी आप ज्वाइन किए थे क्या? आलोक जी, हेलो, आलोक कुमार जी, है। हेलो। आप इसके पहले वाला हाँ, क्लास ऐसा में हुआ ज्वाइन ना किया था कि ना? हम ऑन किए थे ना, तो उसमें कुछ आ गया था, हाँ, वो फिर हम उसको क्लोज समझ कर गया, दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्लास मुझे बंद करना पड़ा 55 मिनट के बाद, क्योंकि मेरा नेटवर्क बूम बस गया, पूरा पूरा बट गया। तो हाँ, मेरा गूगल चेक कंटेंट कर हो रहे गया थे, था। गूगल। मेरा कंटेंट हो गया था, बट पता नहीं क्यों मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं डर डर के कर रहा था कि कभी कभी हो जाता है कि ये नेटवर्क ऐसा इशूज करता है, लेकिन आज भगवान की दया से, शायद प्रभु की कृपा है आप लोगों के ऊपर, मेरे भी ऊपर, कि हम लोगों को मिला दिया। तो मैं इसके नेक्स्ट वाला दिन नेटवर्क होने से थोड़ा आप लोगों का जरूर अपना मतलब नमन करके दिखाऊंगा कि सबको प्रणाम, सबको मैं नमस्ते। बट आज थोड़ा ऑफ रहने दीजिए, क्योंकि इसका हालत बहुत खराब है। और जो है कि नेक्स्ट हमारा थर्सडे क्लासेस होगा और राशि के ऊपर हम बात करेंगे, राशि की चर्चा करेंगे। फिर मैं जो पीडीएफ आप लोगों को दिया वो बड़ा इजी चीज है, आप सभी को पता है, फिर भी आप लोग अपना साथ में रखिएगा। और धीरे धीरे इसके बाद हम रूल वाला। और मैं एक चीज आप लोगों को कह देता हूँ, मेरा ट्रेड्स जो है, मैं लिखने से ज्यादा मैं बकबक ज्यादा करता हूँ। तो मैं ना कुछ चीज आप लोगों को बताता जाऊंगा, और कभी कभी आप लोगों को दरकार पड़े तो उसका एक्सट्रैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, सब कुछ नहीं। कभी कभी कुछ रूल बता दूंगा कि आप लोग चाहो तो अपने भाषा में अपने ढंग से लिख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज मैं आगे जाके बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। या फिर ऐसा करिएगा कि इसके रिकॉर्डिंग जब आप देखिएगा तो आप बैठकर आराम से अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ताकि आपको जिंदगी भर समझ आ जाए। कोई भी चीज का मैं शुरू से कह देता हूं, मेरा कोर्स का यह असूल है कि कोई भी चीज का अगर किसी को कोई भी जगह पे समझने में कि कोई हो रहा है, आप लोग निश्चित उसको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि अब कोई बात है कि फिर भी आप लोग एकदम बताइएगा, ताकि हम उसको क्लियर कर पाए। और अंजन जी कहिए, क्या बता रहे हैं? अच्छा, बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग का एक्सेस हम कितने दिनों तक कर पाएंगे? देखिए, रिकॉर्डिंग का एक्सेस कम से कम 1 साल रहेगा। अब देखो क्या है, बात ऐसा है ना कि मेरा ये तो भंडार तो धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, बहुत पुराना चीजों को डिलीट करना शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं मतलब रिकॉर्डिंग दिया इतना दिन बाद ले लूंगा, ये आप लोगों का है भैया, मेरा क्या है इसमें। और ये लेके हम करेंगे क्या? हम तो हर रोज ऐसा क्लास 3-4 बार ऐसा ही बकबक कर रहे हैं। और क्या है, देखो कैसा है ना, ये जो चीज है, मैं आप लोगों को सीधा कहता हूं, रिकॉर्डिंग से कोई नहीं सीख पाएगा। क्योंकि लाइव क्लास आओ, ये गुरुमुखी विद्या है,
हाँ, हम तो है इंटरनेट में, ऑनलाइन में है, फिर भी हम लोग आमने सामने है अभी। इसका इफेक्ट कुछ और है, बट अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग में आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए लाइव क्लास में रहने की प्रयास करिएगा, फिर उसका रिकॉर्डिंग देखिएगा। उत्तम जी कहिए, आप हैंड रेस किए हो हाँ उत्तम जी। सर बोल रहा है। हाँ 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 सर, हम बोल रहे हैं सर, आप बोला है हर राशि को 3 नक्षत्र होता है। जो स्थान है रवि राशि को नक्षत्र कौटो है, 2 ना 3? हर प्लेनेट का 3-3 नक्षत्र है, हर ग्रह का 3-3 नक्षत्र है, ठीक है। रवि को 3 तो है। हाँ 3 नक्षत्र, सबका 3 नक्षत्र है ना। हर हर प्लेनेट का 3-3 नक्षत्र है। मैं जो पीडीएफ भेजा आप लोगों का, शायद उसमें है, उसमें अच्छा मैं दिखा देता हूँ, अगर संभव है तो मैं दिखा देता हूँ। अरे स्क्रीन से दिखा देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को भेजा, ये देखिए, ये जो 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र के बगल में उसके लॉर्ड के नाम दिया हुआ है, ठीक है। 27 स्टार्स और उसके लॉर्ड के नाम दिया हुआ है, ठीक है जी, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है सर। आप लोग देखिएगा। और क्या है कि तो हमारा क्लास ऐसा चलता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग अगर कोई पूछना चाहते हो तो पूछिए, एनीथिंग। हाँ कहिए। अच्छा, कोई बुक्स रेफर कर सकते हैं क्या इसमें आपके हिसाब से? देखिए, आप लोग अगर ये आप लोग ये बुक्स कोर्स या कर लीजिए, लिटरेचर? ये कोर्स कर लीजिए, ठीक है। जी 3 महीना ये कोर्स कर लीजिए, अभी किसी किताबों की तरफ मत भागिए, 3 महीना कोर्स कर लीजिए। राइट है। और एस्ट्रोलॉजी का बाजार में हजारों जंक बुक्स है, लाखों जंक बुक्स है। मैं आप लोगों का एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, उसीलिए इस आप लोगों का आंसर मुझे देना पड़ेगा। हिंदी में कौन सा बुक्स अच्छा है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सच कहता हूँ मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आइदर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, और इंग्लिश में अगर बंगाली में तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारा, बट इंग्लिश में और हिंदी में क्या है, मैं थोड़ा खोज लूंगा, खोज लेके मैं आप लोगों को, मतलब क्योंकि मैं जो बताऊंगा, मुझे जो बताना है, मुझे ऑथेंटिक बताना पड़ेगा आप लोगों को, चाहे एक बताऊं वो 2 बताऊं, मैं जंक बुक्स का नाम नहीं बता पाऊंगा। और वो है, इसका नाम जो है भट्टाचार्य, आज के दिन में उनकी जो भट्टाचार्य, मैं नाम बता दूंगा, नेक्स्ट डे बता दूंगा। भट्टाचार्य, क्या भट्टाचार्य, मनोज भट्टाचार्य कुछ है, उनका किताब अच्छा है, ठीक है। इंग्लिश बंगाली में है उनका मनोज भट्टाचार्य, शायद मैं बता दूंगा नेक्स्ट डे कौन सा पब्लिकेशन का भी है, वो मैं बता दूंगा। और अगर केपी एस्ट्रोलॉजी का सही कुछ करना है तो द ऑथेंटिक कुछ है, दिस इज द 6 रीडर ऑफ केपी। पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने अपना रिसर्च पेपर को आर्ट सिस्टम मैगजीन में वीकली देना चालू किया था, और पूरा उस आर्ट सिस्टम मैगजीन को टोटली क्लब करके 6 अलग अलग रीडर्स बनाया गया, जिसको कहता है द 6 रीडर्स ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। और दिस इज द वन एंड मोस्ट ऑथेंटिक चीज। आप लोग आगे जाके इसको थोड़ा पकड़ लीजिएगा, ठीक है जी। 6 रीडर्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक, बाकी जो भी है, और मैं आप लोगों को जो देने वाला हूं, मैं ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक है, बिकॉज
गुरु शिष्य परंपरा से पूज्य कृष्णमूर्ति जी का ओरिजिनल जो जो रूल्स, जो मेथड, वो मतलब क्या हुआ, उसका कोई विकृत या फिर उसका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। वो पर्टिकुलर रूल मेरे गुरु जी के दया से मेरे हाथ में है, मैं वही रूल आप लोगों को दूंगा। ठीक है जी, ओके आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके। और इसके सर बाद हाँ कहिए। आपने जो सेकंड पीडीएफ भेजा ना, उसमें एक छौक है जिसमें लिखा है, एक साइड पे प्लेनेट लिखा है और उसके बाद लिखा है कि डिबिलिएटेड हाँ, और मैं क्या था, मूल बता दूंगा, मैं वो बता चार्ट दूंगा, क्या है? समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। डेबिलेटेड क्या है, एक्सल्टेड क्या है, वो सब समझाऊंगा, है ना, धीरे धीरे समझा दूंगा। मैं स्क्रीन में दिखा नेक्स्ट के क्लास में। मैं स्क्रीन में दिखा के मैं स्क्रीन में दिखा के सब कुछ मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए। मेरा जो है, अब मैं स्टोरी के माफिक बताऊंगा, आप स्टोरी के माफिक सुनो, जितना दरकार पड़े लिख लो, जितना दरकार पड़े आप नोट्स बना लो। हाँ, नोट्स तो मेरा है ही कुछ, और आप उसको समझते जाइएगा। आप लोगों का काम है, जितना मुझे आप लोग निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, मैं आप लोगों के सामने जो हूँ। सर उच्चार नीच है तो इसलिए बोला है आप। हाँ, मैं समझ गया, वो नीचे मैं जब उसके जगह में जाऊंगा पूरा का पूरा दिखा के स्क्रीन शेयर करके समझा दूंगा। ठीक है जी, आज यहीं पे एंड करते हैं। सब अच्छा रहिएगा, गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट।